नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी शहर में सब्जी की होम डिलीवरी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने किया विजिट। स्टॉक सब्जियों का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। सारण में पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी पर बोला हमला। 100 से अधिक खड़ी एम्बुलेंस पर उठाया सवाल। बिहार के सियासत में आया भूचाल। जिला प्रशासन द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में शुरू की गई है सामुदायिक रसोई। सभी केंद्रों पर 15 मई तक निर्धारित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा निःशुल्क भोजन। जाप नेता पप्पू यादव ने सिवान स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का लिया जायजा। वहां की स्थिति देख अस्पताल प्रशासन और सरकार को जमकर सुनाई खरी खोटी। बाइक और कार की भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायलों को भेजा गया सदर अस्पताल बेतिया। मझौलिया थाना क्षेत्र का है मामला। सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र स्थित प्रतापपुर गांव पहुंचे जाप प्रमुख पप्पू यादव। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से की मुलाकात। हरसिद्धि के ऑक्सीजन गैस प्लांट में आई तकनीकी गड़बड़ी के बाद जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जल्द रनिंग में लाने का दिया निर्देश। 14 वर्षीय शाहरुख रहमान का आज तीसरे दिन भी नहीं मिला सुराग। परिजन परेशान। टाउन थाना मोतिहारी में दर्ज कराया सनहा। सुगौली प्रखंड के नियोजित शिक्षक प्रभु राज की हुई मौत। कोरोना संक्रमित होने के बाद सदर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर मझौलिया पुलिस सख्त। उल्लंघन मामले में सिरिसवा बाजार सहित मझौलिया से कई कपड़ा व्यवसायी समेत अन्य गिरफ्तार। राम मंदिर समर्पण निधि के तहत जमा राशि में घोटाला की बात आई सामने। आदापुर बजरंग दल पर लगा आरोप। बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा आरोप बेबुनियाद। कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए सुगौली प्रखंड में घूम रहा है सरकारी प्रचार वाहन। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को कर रहा है जागरूक। और कोरोना फ्रंटलाइंस वर्कर के रूप में काम कर रहे लोगों के बीच समाज सेवी व जदयू प्रदेश सचिव साकेत सिंह के द्वारा अरेराज में किया गया मास्क व सैनिटाइजर का वितरण। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के हरसिद्धि स्थित ऑक्सीजन गैस प्लांट में गड़बड़ी की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने अचानक गायत्री ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि यहां अचानक से कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, जिसे HPCL और IOCL की टीम दुरुस्त करने का काम कर रही है। यहाँ जो भी पार्ट खराब हुआ है उससे दिल्ली से मंगाया जा रहा है, जो शाम तक हमें मिल जाएगा और जल्द से जल्द इसे रनिंग में लाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन गैस की रिफिलिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे अभी तत्काल गायत्री गैस प्लांट पे हम अब खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आया है उसको एड्रेस करने के लिए मुजफ्फरपुर में हमारी टीम गई है। मीनवाइल गैसेस ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इसलिए बेतिया और मोतिहारी का टैगिंग अलग अलग ज़िलों से किया गया है, यथा मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और समस्तीपुर। वहाँ से हमको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी हमारे पास है, तो जिनको पेशेंट्स को हम दे रहे हैं। तो ऐसे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ HPCL की टीम और IOCL की टीम जो प्रोफेशनल लोग हैं वो यहाँ पे है। दिल्ली से भी अल्टरनेटिवली हम जो है जो पार्ट ख़राब हुआ है उसको मंगा रहे हैं। वो फ़्लाइट से भी जो है हमको शाम तक मिल रहा है। तो शाम से जो है हम रात से जो है हमारा प्लांट जो है ठीक से कार्यरत होगा और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है हम बहाल करेंगे। ठीक है सर, इसका जो ये जो गैस प्लांट है ये सिर्फ चंपारण, दोनों चंपारण में दे रही है कि चंपारण से बाहर भी इसका गैस रिफिल हो जाता है? और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, जीवन देना और लाइफ बचाना हमारा पहला प्रायोरिटी है। तो इस गैस प्लांट से हम पटना को भी दिए है, आरा को भी दिए है, सीतामढ़ी को भी दिए है, गोपालगंज को भी देते हैं। तो जहाँ से भी हमको आता है वो बहुत इमरजेंसी है, वहाँ के जिला पदाधिकारी हमको बताते हैं, तब हम जो है यहाँ से गैस ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति कर देते हैं। सारण जिले से लोकसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राजीव प्रताप रूडी
कोरोना काल के इस विषम त्रासदी के दौर में 50 से अधिक नए एम्बुलेंस अपने सांसद कार्यालय परिसर में बेकार यूं ही खड़ा करने के मामले में फंस गए हैं, जिसे लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव के अमनौर दौरे के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पप्पू यादव ने बताया कि परिसर में 100 से अधिक एम्बुलेंस को ऐसे ही बेकार खड़ा करके रखा गया है, जबकि एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की जाने जा रही है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब पप्पू यादव ने एक बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमित एम्बुलेंस के बिना लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में वाहन ढक कर रखे गए हैं, जो एक बड़ा सवाल है। हालांकि सियासत गरमाने के बाद पप्पू यादव ने चालकों को भी एक फौज उतार दी और सरकार से इन एम्बुलेंसों को इस्तेमाल में लाने की मांग की है। मुझे दर्द है माँ का, बेटों का और भाई का, हर घर का। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इसको राजनीतिकरण मत करिए। जब तक लोकतंत्र को और मानवता को ये सरकार और ये नेता मारते रहेगा सिस्टम, तब तक पप्पू यादव उसकी आवाज़ और उसको जिंदा रखने के लिए काम करता रहे। ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी, उस पर कोई बहस नहीं है और मौत हमारे हाथ में नहीं है। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। राज्य में लगे लॉकडाउन में कोई भूखा न रह जाए, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में सामुदायिक रसोई शुरू की गई है। सभी नगर निकाय पकड़ीदयाल, अरेराज, बांका, चकिया, रक्सौल, मोतिहारी नगर निगम के सामुदायिक किचन शुरू कर दिया गया है। यहाँ अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग मेन्यू के साथ इस सामुदायिक रसोई में खाना बनाए जा रहे हैं। सामुदायिक रसोई में मजदूर, निर्धन, निराश्रित, निःशक्त आदि जरूरतमंद व्यक्ति प्रतिदिन सुबह एवं शाम भोजन कर सकते हैं। सामुदायिक रसोई में वैसे लोग भी आकर भोजन कर सकते हैं जिन्हें होटल में किसी कारण से खाना न मिल पा रहा हो या वे होटल के जरिए पार्सल नहीं ले जा पा रहे हों, वैसे लोग यहीं बैठकर भोजन कर सकते हैं। सामुदायिक रसोई के सभी केंद्रों पर 15 मई तक निर्धारित समय पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रों में पेयजल, साफ सफाई, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, रोशनी आदि की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ फिजिकल, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य कोविड-19 सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन आप जिले वासियों से अपील करता है कि मास्क का उपयोग करें, यथासंभव घर में रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, 2 व्यक्तियों के बीच में 2 गज की दूरी बनाकर रखें, नियमित अंतराल पर अपने हाथ साबुन से धोएं तथा कोरोना के कोई भी लक्षण आप में दिखे तो तुरंत कोविड नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। जाप नेता पप्पू यादव शुक्रवार को सिवान पहुंचे। इस दौरान मालवीय चौक स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया और वहां की स्थिति देख अस्पताल प्रशासन और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने लोगों से कहा कि आपने कभी अस्पताल और उन्नति के लिए सरकार का चुनाव नहीं किया, जिसका यह दुष्परिणाम आप झेल रहे हैं। उन्होंने प्रभारी सिविल सर्जन को फ़ोन लगाकर पूछा कि आखिर अस्पताल किसके भरोसे चल रहा है जब कोई मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं, तो क्या मरीज राम भरोसे ठीक होंगे? यहाँ तक कि पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी यहाँ के मरीज वंचित हैं। हमारे सिवान संवाददाता मोहम्मद सादिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सादिक, क्या स्थिति है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की और क्या बोले यहाँ पहुँचने के बाद पप्पू यादव? जी रणधीर, HTB की मुहिम का असर तो दिखा कि 15 दिनों के बाद डेडिकेटेड कोविड अस्पताल शुरू हो गए, लेकिन क्या कुछ वहां परिजनों को सुविधाएं मिल रही हैं? इसके ऊपर हमने भी अपनी शंका जाहिर की थी। हमने ये कहा था कि अब ये अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ डेडिकेटेड कोविड अस्पताल को जो तैयार किया गया है उसमें मूलभूत सुविधाओं से लेकर के इलाज के जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से मिले यहाँ के कोरोना संक्रमित मरीजों को। लेकिन हालात तो तब बुरे दिखने लगे जब जाप नेता पप्पू यादव ने
कोविड अस्पताल, वहां जाकर के स्थिति का जायजा लिया और वहां लोगों से शिकायत मिलने पर यह साफ दिख रहा है कि पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी यहां मुहैया नहीं है। आइए देखते हैं जाप नेता पप्पू यादव जब वहां पहुंचे तो क्या कुछ रहा वहां का नज़ारा और क्या कुछ कहा जाप नेता पप्पू यादव ने मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री सीवान के, जो कि गृह जिला उनका है, कि आखिर क्या हो रहा है सीवान में, आपके गृह जिला में। मंगल पांडे जी, कुछ तो सोचिए, कुछ तो शर्म कीजिए कि आपका अपना गृह जिला इस मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहा है। जिस कंट्री में ऑक्सीजन और दवाई के चलते बेटा मर जाए, माँ मर जाए, भाई मर जाए, पत्नी मर जाए, बहन मर जाए, उस कंट्री को लोग खत्म हो जाना चाहिए। जल्लादों को बैठा चुके हैं लूटने के लिए। ऊपर बैठे हैं रावण कंस यजीत। ऑक्सीजन का पाइप नहीं है, लोग खरीद के लाते हैं तब ऑक्सीजन लगता है। आईसीयू रूम नहीं है, बेड नहीं है। रेमडेसिविर दवाई कहते हैं हमको सिविल सर्जन की माँ 40 मिला है। 2 सेंटर है यहाँ, एक डॉक्टर 6-7 लिखते हैं। जीवन रक्षक दवाई डेक्सोना नहीं है, सोलू नहीं है, क्या कहते हैं विटामिन सी नहीं है, तो है क्या आपके पास? वह पैक नहीं है तो बचा कैसे लीजिएगा? भगवान भरोसे। आईसीयू की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। वही बात तो मैंने कहा, ये हालात हैं। अब आप समझिए, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं इतने कहूंगा कि अविलंब सरकार यहाँ आईसीयू और बेड की व्यवस्था करे। सफाई और पानी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, और एक भी जीवन रक्षक दवाई नहीं है। सीनियर डॉक्टर केयर करने नहीं आते। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है सर? भैया तो आप उनसे पूछिएगा ना, हम ही से पूछिएगा। मेरी जिम्मेदारी है सारे अस्पताल में जाके सरकार को जगाना और इन बेईमानों को चैलेंज करना। स्वास्थ्य मंत्री का अभी रूडी जी हमारे भाई हैं, गृह जिला है स्वास्थ्य मंत्री का ये। भैया आप उनसे पूछिए, उनके हालात को दिखा दीजिए। गृह मंत्री, हम स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करेंगे, आपका ये जिला है, मंत्री जी प्लीज, आप मेरे अजीज भाई हैं, यहाँ पर कम से कम आप बेड की व्यवस्था तो कर दीजिए। प्राइवेट नर्सिंग होम को 200, 250, 150 आप की डेक्सोना और विटामिन सी, सोलू जब गायब हो सकता है तो और बचेगा क्या? जय हो। जब मंत्री जी के जिला का ये हाल है, 20 लाश एक दिन में निकलते हैं। परसों 20, कल 9, 11, आज 8 अभी तक निकल चुका है। रिकॉर्ड में सर 100 से कम है, 57-58 रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं। भैया मौत भी छुपाती हो जो सरकार, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड पूर्वी चंपारण के माध्यम से मोतिहारी शहर में सब्जी की होम डिलीवरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का विजिट किया और स्टॉक सब्जियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोविड-19 एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत सब्जी का होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सब्जी की आपूर्ति बिहार सरकार सब्जी फेडरेशन के ई-कॉमर्स स्कीम के तहत तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सरकारी संघ लिमिटेड पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा शहर में सब्जी की होम डिलीवरी की जा रही है। महामारी के इस दौर में होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को घर बैठे किसानों के खेत से फ्रेश सब्जी सीधे तौर पर प्राप्त हो सकेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए www.tarkarimart.in पर विजिट कर अपना ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर आपको सब्जी प्राप्त होगा। वहीं ऑर्डर अमाउंट 300 से ऊपर होगी तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, अन्यथा 30 रुपये डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। इस सुविधा में किसानों के खेत से सीधा सब्जी लेकर सप्लाई किया जाता है, जिससे फ्रेश सब्जी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त संघ का पिकअप गाड़ी से सब्जी मोतिहारी शहर के अंदर बिक्री के लिए अलग अलग ले जाया जाता है। अलग अलग गाड़ी से ऑफिसर्स कॉलोनी, अगरवा, चांदमारी से निर्धारित रूट एवं समय के अनुसार सब्जियों की गाड़ी से प्रतिदिन पहुँचेगी। इस सुविधा से उपभोक्ताओं को इस महामारी के दौर में घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने PBCS मैनेजर को टैबलेट दिया ताकि पूरे स्कीम का काम ऑनलाइन एवं पारदर्शिता के साथ हो सके। जिलाधिकारी ने डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को आई कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया ताकि उनको लॉकडाउन में परेशानी न हो। इस अवसर पर संघ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नयन प्रकाश, संघ के अध्यक्ष अमित कुमार शुक्ला एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद। तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग यूनियन के द्वारा जो मोतिहारी में इसका हेडक्वार्टर अवस्थित है, सहकारिता विभाग के माध्यम से इस लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन
सब्जी जो है, फ्रेश सब्जी जो है बेचने का उपक्रम स्टार्ट किया है। पटना में भी ये शुरू हुआ है, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए लोगों को दिक्कत नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, फ्रेश सब्जी मिले, किसानों को लाभ मिले। इसके साथ साथ ही जो है वैल्यू एडिशन जो है, वैल्यू फॉर मनी जो है, जो कस्टमर है उसको भी मिले, क्योंकि यहाँ पे 21 तरीके की सब्जियाँ ये दे रहे हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। www.tarkarimart.in वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो उसमें जो ज़िले आते हैं उसमें मोतिहारी ज़िले को आप सिलेक्ट करेंगे और मोतिहारी ज़िले का पिन कोड उसमें डाल देंगे तो आपको सब्जियों का ऑप्शन दिखेगा और सब्जी कौन सी सब्जी लेनी है 21 में से, उसके बाद जो है कौन सा उसमें आपको क्वांटिटी कितना चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपका रेट भी उसमें आ जाएगा। तो आपको एक फ्रेश अच्छी सब्जी जो है यहाँ पे तुरंत ऑर्डर मिलेगी और 24 घंटे के अंदर ये सब्जी आपको देते हैं। मतलब एक दिन पहले अगर आप बताएंगे तो ये लोग आपको पैकिंग करके अच्छी तरीके से सुरक्षित जो है आपके घर तक जो है ये सब्जी देने जा रहे हैं। इसके अलावा कल से भी जो है गाड़ी पे पूर्व की तरह जो सहकारिता विभाग ने और तिरहुत यूनियन के द्वारा जो ये किया था वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग उपक्रम की गाड़ियों पे भी जो है गली गली जाकर जो है इनकी व्हीकल जाएगी। ऐसे 3 व्हीकल्स इन्होंने मार्क किए हैं और फ्रेश सब्जी जो है यहाँ से उपलब्ध की जाने वाली है। तो सभी लोगों को अनुरोध यही रहेगा कि ये जो उपक्रम है ऑनलाइन मार्ट, तरकारी मार्ट, जो बिहार की तरकारी अब हर घर में जाने वाली है, तो उसका लाभ जो है आप जरूर लें। जाप नेता पप्पू यादव सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र स्थित प्रतापपुर गांव पहुंच पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से मुलाकात की, जहां उन्होंने पूर्व सांसद के पुत्र ओसामा साहब के साथ मुलाकात की और साथ में इफ्तार भी किया। इस दौरान बहुत दुखद मन से उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन राजनीति के शिकार हुए। उन्होंने जिस पार्टी के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उस पार्टी के मुखिया समेत परिवार के लोग दिल्ली में होने के बावजूद भी इस विकट घड़ी में उनके पुत्र ओसामा के साथ खड़े नहीं दिखे, जबकि आरजेडी में लालू यादव के बाद सांसद शहाबुद्दीन का ही नंबर आता है। उन्होंने जितनी कुर्बानी लालू परिवार या पार्टी के लिए दी वह शायद ही कोई दे सकता है। पप्पू यादव ने कहा कि जिस समय तेजस्वी यादव गोद में खेल रहे थे तब शहाबुद्दीन ने मेरे संग मिलकर उनकी माता को किस प्रकार मुख्यमंत्री का ताज दिलवाया यह मैं जानता हूं। गंभीर और वैचारिक इंसान जो हमेशा अपने वसूल पर कायम है, जिनका अपना कोई जीवन नहीं था, हमेशा प्रिंसिपल के साथ जी, राजनीतिक रूप से भी विचारों के साथ खड़े रहे, सामाजिक रूप से भी कंप्लीट वो सिवान के शाहबाद के कंप्लीट रूप से इस इलाके में जो सामाजिक और राजनीतिक चेक एंड बैलेंस हुआ करता था, समाज को कंप्लीट एक न्याय, एक जस्टिस, उस व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान। अलग बात है, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो चलता रहेगा, वो चलता रहता। जो लोग जीते हैं दूसरों के लिए, कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, एक साथ एमएलए बने, हमारा और उनका व्यक्तिगत रिश्ता आप सोच भी नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। सुगौली प्रखंड के नियोजित शिक्षक प्रभु राज की शुक्रवार की देर शाम मृत्यु हो गई। वे कोरोना से पीड़ित थे, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। पिछले सप्ताह उनकी तबीयत खराब हुई थी। प्रभु राज राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर पंचायत दक्षिण मनसिंहा के प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उनको 4 मई को सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उनके आकस्मिक निधन पर पूरे शिक्षक वर्ग के साथ समाज के सभी वर्ग पूरी तरह से मर्माहत है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ पूर्वी चंपारण उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही शोक संबद्ध परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। उनके निधन पर जिला संघ के अरुण कुमार ठाकुर,
सुगौली प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामवीना यादव, राजेश यादव सहित कई शिक्षकों ने संवेदना प्रकट की है। मोतिहारी का 14 वर्षीय शाहरुख रहमान आज करीब 3 दिनों से लापता है। स्थानीय नक्षेत्र टोला मोहल्ले का रहने वाला शाहरुख का भरसक परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग न मिला। अंततः टाउन थाना में एक सनहा दर्ज कराकर थाने से मदद की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि शाहरुख थोड़ा मानसिक विक्षिप्त है, इसके साथ ही वो ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। लापता शाहरुख के भाई वसीम अकरम ने थाने को दिए आवेदन में अपने भाई की खोजबीन करने की गुहार लगाई है कि मेरा सगा भाई जो कि गूंगा और बहरा है, जो कि पूछने पर ना अपना नाम बता सकता है ना पता बता सकता है, वो अपने स्थानीय निवास सिमरैया जिला पूर्वी चंपारण थाना छावड़ा दानो से 5 तारीख को शाम में गायब हो गया। जिसका खोजबीन उसी टाइम से शुरू किया गया तो पता चला कि वो लखौरा से मोतिहारी की तरफ बढ़ा और उसको लास्ट सिहुलिया आरकैना के आगे सिहुलिया गांव में देखा गया। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है, जिसका सनहा हमने टाउन थाना में भी दे रखा है, छतौनी थाना में भी दे रखा है। अतः आपसे अनुरोध है, जिन भाई बहनों को अगर ये बालक दिखाई दे जो कि अपंग है, दिमागी हालत भी इसकी सही नहीं है और ये गूंगा भी है और बहरा भी है और उम्र इसका 13 से 14 साल के लगभग है, रंग गोरा है और कपड़ा ब्लू कलर का जीन्स और टी शर्ट ब्लू कलर का पहना हुआ है और सैंडल पहना हुआ है। तो जिन भाई बहनों को अगर ये दिखाई दे तो कृपया करके मेरा नंबर जो कि 83 40 65 45 मेरा मोबाइल नंबर है 83 40 65 45 43। दूसरा मोबाइल नंबर है 82 94 15 18 20। एक बार और मोबाइल नंबर सुन लीजिए 83 40 65 45 43 82 94 15 18 20 पे कॉल करें। कॉल करने का कष्ट करें या मेरे स्थानीय पता घर सिमरैया थाना छावड़ा दानो जिला पूर्वी चंपारण लखौरा सिमरैया पहुंचाने का कृपया करें। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया समेत सिरिसवा बाजार क्षेत्र में लॉकडाउन का पूरा असर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रतिबंध के बाद भी हर तरह की दुकानें खुली रह रही हैं और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। दुकानदार और आम लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इस बीच लॉकडाउन का पालन कराने उतरी मझौलिया पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान कई दुकानों को सील कर दिया तथा लॉकडाउन उल्लंघन करने के जुर्म में सिरिसवा बाजार और मझौलिया बाजार से कई कपड़ा व्यवसायी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाई। यह जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बीच कपड़ा व्यवसायियों सहित अन्य को पकड़कर थाने लाया गया है, जिन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए मझौलिया थाना क्षेत्र से मैं पुलिस उपाधीक्षक अपनी टीम को लेकर के बाजार होते हुए पारस पकड़ी चौक पर भी छापा किया। उसके बाद सिरिसवा बाजार में गया। सिरिसवा बाजार में सारी दुकानें, कुछ दुकानें खुली पाई गई, कुछ बंद पाई गई। खुली दुकानों का फोटोग्राफी भी ले लिया है और इसी क्रम में कुछ संदिग्ध बाइक भी हमने पकड़ के थाना पर लाया है। उसका वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई के बाद गलत पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड में राजद के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह के द्वारा आदापुर बजरंग दल पर राम मंदिर समर्पण निधि के तहत जो राशि जमा हुआ था उस राशि में गमन का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आदापुर प्रखंड से राम मंदिर में देने के लिए 2,96,410 रुपये जमा किया गया, जबकि उनका आरोप है कि 5 लाख से अधिक रुपया दान में मिला था। इसके साथ ही आदापुर प्रखंड के राजद के किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष सत्येंद्र शाह ने कहा कि आदापुर प्रखंड में श्री राम जी के नाम पर जो काम हुआ है वह बहुत ही घृणित है और जब तक इस ठगी में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक राजद चुप नहीं बैठेगा। राजद के सदस्य कौशल तिवारी ने कहा कि जो भी घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। भगवान के नाम पर अगर कोई ठगता है तो उसका परिणाम भी समय पर जरूर मिलेगा। गबन के जो हुआ है श्री राम मंदिर निर्माण हेतु जो सहायतार्थ राशि भेजनी थी
उसमें जो गबन हुआ है निश्चित तौर पर हिंदुत्व ही नहीं, जो भारत के आस्था का विषय है वह आस्था टूट रहा है इन लोगों के कारनामे के चलते। क्योंकि ये लोग जो चंदा को धंधा के रूप में ले लिए हैं कि धंधा के रूप में ले करके, और जो उसमें राशि आम लोगों ने दिया है उस राशि को गबन करने का प्रयास कर रहे हैं, यह बिल्कुल ही निंदनीय है। और इसके संदर्भ में हम बजरंग दल के जिला यूनिट के जो हेड हैं उनसे बात किए, उत्तर बिहार के यूनिट के जो हेड हैं उनसे बात किए, प्रदेश के जो हेड हैं उनसे बात किए, और सबसे हमने आग्रह किया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और उन लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होगा तो राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पर इस मामले को यहाँ से लेकर और प्रदेश तक उठाने का काम करेगी। देखिए, हम सोशल मीडिया के माध्यम से आज से 1 महीना पहले मुझको पता चला बैंक से पैसा इसमें गबन हुआ है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसको हम जानकारी मिला और इसके हम तहत उखाड़े। आज जितने भी पैसा राशि मिला है उसमें बहुत कम पैसा जमा हुआ है, और उसके तहत जो बजरंग दल के लोग हैं या जो इस कार्यकर्ता हैं वो पैसा के गबन किए हैं और कुछ पैसा अपने पास रखे हैं, अपनी यूज के लिए काम कर रहे हैं लोग। 2 महीना हो गया, अभी तक राशि जमा नहीं हुआ। इसे अगर पैसा जमा नहीं होगा, पूरे ज़िले में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो राम मंदिर के नाम पर पैसा ठगा ठगी वाला काम कर रहे हैं लोग, उसके लिए हम पूरे ज़िला में हम धरना प्रदर्शन करेंगे अनिश्चितकालीन। बड़े दुख की बात है कि आज के इस कलयुग में जो लोगों के द्वारा श्री राम के नाम पर चंदा का वसूली किया गया, उस वसूली को गबन करके जो है खा जाने का जो बात मामला प्रकाश में आया है, इस तरह का प्रकाश से बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ हिंदुत्ववादी के नाम पर जो वोट का जो है बात किया जाता है, या हिंदुत्व के नाम पर जो है वोट का जो है लेन देन होता है, और हिंदुत्व के नाम पर श्री राम के नाम पर पैसा ले करके गमन करने का अर्थ होता है कि यहाँ हिंदुत्व नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सबको जो है आज के डेट में सभी लोग इसको बिजनेस व्यापार के रूप में बना लिया है, खाने पीने का जो है अपना धंधा शुरू कर लिया है चंदा के नाम पर। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर गुप्ता का कहना है कि जो भी आरोप आधा पूर्व बजरंग दल पर लगाए जा रहे हैं वे सभी बेबुनियाद हैं। नवल किशोर गुप्ता ने यह भी बताया कि जो भी राशि एकत्रित हुई है वो सभी बैंक में जमा किया गया। इसका सबूत बैंक स्लिप जो हमारे पास मौजूद है, समय आने पर हम सबूत के साथ सामने दिखाएंगे, जिससे यह साबित हो जाएगा कि जो भी आरोप लगा है वह सभी गलत हैं। मझौलिया थाना क्षेत्र के माधोपुर चौक के समीप तीव्र गति से आ रही 2 बाइक सवार और क्रेटा कार के आमने सामने की भिड़ंत में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार सवार 5 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। दोनों बाइक सवार की पहचान बैकुंठवा गांव निवासी के रूप में हुई है, तो वहीं कार सवार सभी की पहचान बेतिया के कालीबाग टोला निवासी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस सभी घायलों को बेहतर इलाज हेतु बेतिया GMCH भेज दिया है। अगली खबर सुगौली से है। यहाँ कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए सरकारी प्रचार वाहन क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को जागृत कर रहा है और बिहार सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन के नियमों को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए यह प्रचार वाहन संदेश दे रहा है। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि आपस में 2 गज की दूरी पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। जब बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और टीका अवश्य लगवाएं। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन उपलब्ध नहीं होने पर कम से कम 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का उपयोग करें। छींकते या खांसते समय अपने मुंह पर रुमाल रखें। अपने आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। सामाजिक आयोजन और भीड़ भाड़ वाले जगह से दूर रहें। खांसी, सर्दी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो इस तरह के लक्षण नजर आएं तो स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जा रही है या जिले के टोल फ्री नंबर पर कॉल करने की बात कही जा रही है। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज बैठा ने बताया कि सरकार द्वारा भेजा गया यह प्रचार वाहन सुदूर गांव में जाकर लोगों को कोरोना से बचने के तरीकों को बता रहा है। प्रखंड के पूरे क्षेत्र में यह वाहन घूम घूम कर प्रचार प्रसार करेगा और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेगा। वैश्विक महामारी कोरोना के समय में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे डॉक्टर, नर्स, पुलिस, पत्रकार के बीच समाज सेवी व जदयू प्रदेश सचिव साकेत सिंह ने सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के समय में जहां हर किसी को अपनी व अपने परिवार
के स्वास्थ्य की चिंता है, वहीं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सहित समाज सेवा में जुटे सभी कोरोना वॉरियर्स की निष्ठा को देखकर मैं नतमस्तक हूं। ऐसी विकट परिस्थिति में लोग मरीज के संपर्क में आने से डरते हैं, वहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से ये लोग सेवा दे रहे हैं, बल्कि संक्रमण के प्रकोप से मानवता को बचाने के लिए भी खड़े हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव हेतु हम एक मुहिम चलाए हैं, जिसके अंतर्गत आज अरेराज क्षेत्र के अरेराज ओपी, पहाड़पुर थाना व गोविंदगंज थाने में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। आगे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच जाकर मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।